नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। हमारे कोई भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन दोनों नंबर पर कृपया कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से और हमारे कौन कौन से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग और उनके बेनिफिट्स। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपकी बहुत सहायता होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का आर्टिकल देखिए। पहला, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस लिखा है। इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे और कुछ एनालिसिस होगा। इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, पेज नंबर 1 पे है ये। GS1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, सोशल एम्पावरमेंट एंड रोल ऑफ विमेन। ये तीन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं आपके GS1 में। उससे इसको हम रिलेट करेंगे और उसके बेसिस पे इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए इसका एनालिसिस। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ऑलराइट। इसकी जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट, वो आप लोग मुझे लिख के बताएंगे। मैं आपको लमसम बताता हूँ कि 1 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें कितनी मदर्स जो होती हैं, उनको रिप्रोड्यूस जो करती हैं, उनकी कितनी डेथ हो जाती है। उस नंबर को मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये भी लिखेंगे कि एक महीन सा फर्क होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, RATE। ठीक है, इन दोनों में एक महीन सा फर्क होता है जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आपके लिए हिंट है, तो आप दोनों की ही डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2014 और 16 के बीच में 130 था और 2016-18 में 113 हो गया है। तो ये काफी सुखद खबर है कि धीरे धीरे हम लोग हेल्थ और एजुकेशन में ओवरऑल बेहतर कर रहे हैं। ऑलराइट, सैंपल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनकी तरफ से ये निकाला गया है नमूना पंजीकरण कार्यालय। SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए इसको यहाँ पे यूज करके आप जरूर लिखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है। उसमें है टारगेट 70 का, कि 70 औरतें मरे पर 1 लाख चाइल्ड बर्थ, तो वो एक्सेप्टेबल एक लेवल होता है, क्योंकि उतनी कॉम्प्लिकेशंस एक एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, आगे चल के इसको फिर और कम कर सकते हैं जब दुनिया डेवलप करेगी। और इसमें अगर आप फैक्ट्स देखें तो जो नोटिस करने वाली चीज है कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, देखिए आसाम में 215 है, यूपी में 197 है, MP में 173 है, राजस्थान में 164 है। ठीक है, तो ये 130 से तो काफी ज्यादा है, प्लस 70 से तो बहुत ही ज्यादा है। फिर अगर आप साउथ के स्टेट्स को देखें, केरला इज 43, तमिलनाडु इज 60, आंध्रा इज 65, तेलंगाना इज 63। तो नॉट ओनली हैव दे अचीव्ड, उन्होंने SDG के टारगेट को कवर ही कर लिया है, बट इन स्टेट्स की वजह से जो ओवरऑल फिगर है भारत का, वो भी खिंच के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग एक नॉर्थ साउथ डिवाइड की इसमें बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे, ये आपको प्रीलिम्स में इससे आंसर लिखने को आ सकता है। मेंस का एनालिसिस हम लोग अगली स्लाइड में करेंगे। देखिए MMR जो होता है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेजर है। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिलेट करेंगे GS1 में आपका जो विमेन एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट है उससे। देखिए, अ हेल्दी मदर इक्वल्स अ हेल्दी चाइल्ड। अगर एक माँ स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे को भी अच्छी परवरिश दे पाएगी आगे चल के, और बच्चा भी स्वस्थ होने के चांसेस ज्यादा हैं। जीरो तो नहीं होते लेकिन ज्यादा होते हैं। रिलेट विद इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक होता है, वो होता है कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कितने मर जाते हैं। इन दोनों का जब आप मेजर एक साथ लेंगे तो जिन राज्यों में ये कम है या जिन देशों में ये बहुत ही कम होता है, तो वहां पे आप देखिए कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा होता है। जनरली फिर ये देखा गया है कि वहां पे जो गर्ल चाइल्ड होती है और जो एक अडोलेसेंट वर्ड यूज किया जाता है, उन दोनों की एजुकेशन, उन दोनों को आगे चल के एम्पावरमेंट होना, एम्प्लॉयमेंट मिलना, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में एम्प्लॉयमेंट मिलना, और घर में एक बराबर हिस्सेदार की तरह देखे जाना। तो जब ये सारी चीजें शुरू कहाँ से होती हैं, शुरू होती हैं बेसिक्स से। MMR और IMR इज द बेसिक्स, ये नींव है किसी भी देश की
विमेन की तरक्की के लिए और पूरे देश की तरक्की के लिए इन जनरल। ठीक है, इट शोज द विमेन एम्पावरमेंट इन अ गिवन एरिया। देखिए मैंने यहाँ पे आज आपको कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए हैं जो आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। ये किसी दिए गए क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। ठीक है, इससे आप हेल्थ को लिंक करिए, एजुकेशन को लिंक करिए, चॉइसेस। ठीक है, जब इंसान के पास स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों होती हैं तो वो किसी का मोहताज नहीं रहता, फिर उसकी लाइफ में चॉइसेस आने लगती हैं। और जब ये औरतों के पास आती हैं तो ये देखा गया है कि वो इकोनॉमिकली आर नॉट बिहाइंड मेन इन एनी वे। और जब एक घर में औरत भी पैसा कमाती है तो उस घर में जो वायलेंस होता है या कोई भी इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत सारे हमारे देश में होते हैं, पेट्रियार्की वर्ड यूज किया जाता है, उन सब की संभावनाएं कम हो जाती हैं। द मैन एंड हिज फैमिली जो है वो फिर उससे थोड़ा सा बराबर इज्जत देके रहते हैं। ऑल राइट, इसमें जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी कि जो मैंने आपको पीछे डेटा दिया था, वो क्यों दिया था कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड दिखाता है इंडिया में। देखिए नॉर्थ साउथ डिवाइड कई बार आपने भारत में सुना होगा, सोशल लेवल पे तो ये बहुत ही ज्यादा है। और जब सोशल लेवल पे ज्यादा होगा, आप कोई भी इंडिकेटर्स अगर उठा के देखेंगे जनरली, तो जो साउथ के 5 स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। कर्नाटका थोड़ा सा कम, बाकी 4 ज्यादा। और अगर आप उनको यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड और इनसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल कंपैरेटिवली थोड़े बेटर होते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल कम है। पर जो इक्वल पॉपुलेशन के स्टेट्स अगर आप कंपेरेबल करें दूसरे स्टेट्स के मुकाबले, या अगर आप पूरे साउथ को एज अ ब्लॉक ले लें, तो वो सोशल पैरामीटर्स में मच बेटर है। तो अगर सोशल पैरामीटर में मच बेटर होगा तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकली फिर वो आगे होंगे, वहां पे लोगों के पास चॉइसेस ज्यादा होंगी और उनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों ही ज्यादा होगा। तो आप पूरा इसको रिलेट करेंगे कि एमएमआर से आप कैसे पूरी सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पूरा ये कैसे रोल प्ले करती हैं सोशल इंडिकेटर। बार बार कहा जाता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ही तरक्की की नींव होते हैं। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? वो एमएमआर और आईएमआर से स्वास्थ्य शुरू होता है। ये बेसिक है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, राइट, पीपल डाई हेयर। तो इसमें अगर आप जितना कम करें लोगों का मरना, उतनी ज्यादा उनका स्वास्थ्य, जितना आप उनको अच्छा दे पाए, उतना आगे चल के बेहतर देश के लिए होगा। ऑलराइट, चलिए आंसर राइटिंग में इंडिकेटर्स लाइक एमएमआर एंड आईएमआर हाईलाइट द रीजनल इम्बैलेंस इन विमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इस पे आपको कमेंट करना है। एमएमआर और आईएमआर जैसे संकेतक पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण में क्षेत्रीय असंतुलन को उजागर करते हैं। तो इसमें बेसिक्स आप जाके थोड़ा सा इसमें डेटा आप देखिएगा। डेटा देखने के बाद आप पूरा सोशल डेटा, सोशियोलॉजी की आप लोग के पास एनसीईआरटी जरूर होगी, या फिर अगर आप स्टेट वाइज डेटा आपके पास हो तो आप देखेंगे, तो उसको जब आप थोड़ा बहुत डेटा यूज करेंगे तब ये आप आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आप वो हाईलाइट कर पाएंगे जो हमारा रीजनल इम्बैलेंस इन चीजों में है। ऑलराइट, 200 वर्ड में इसको लिखने की कोशिश करिएगा एंड आई होप यू विल राइट अ गुड आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए आज एक और आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल है ये, ज्यादा नहीं है। टेस्टिंग टाइम्स पेज नंबर 6 पे है, GS4 पे ये जाएगा। ठीक है, इसको देखिए रिलेट करेंगे कैसे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एग्जामिनेशंस कराने की बात चल रही है, उसको हम एथिक्स से रिलेट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, मतलब बेसिकली एथिकल गवर्नेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई जा रही है, जो ये एग्जाम कराने की बात चल रही है। तो इसको देखिए एनालाइज करते हैं। छोटे से एक पेज में मैंने एनालाइज किया आपके लिए। पहली चीज तो इसमें देखिए एक दो फैक्ट्स। शेड्यूल 7 में कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है। कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि ये किस लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था और किस साल में लाया गया था। प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑलराइट, ये एज इट इज आप फैक्ट यूज करेंगे। अब देखिए एनालिसिस की बात करें तो यूजीसी ने डायरेक्शंस दिया है कि हायर एजुकेशन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम सितंबर के पहले करा दें। ठीक है, और नोटिफिकेशंस और भी जारी हो सकते हैं, इसमें चेंजेस होते रहेंगे और भी इसमें आर्टिकल आते रहेंगे। फिलहाल जो है कि एग्जाम सितंबर में कराए जाने हैं। तो क्या इस समय पे एग्जाम कराना ये
किसी भी तरह से प्रैक्टिकल है या किसी भी तरह से एक सोच दिखाता है कि हम अपने सिटीजन्स के बारे में केयर करते हैं। तो बेसिक सी यहाँ पे चीज है हेल्थ वर्सेस एकेडमिक्स, ठीक है, स्वास्थ्य बनाम शिक्षा। तो इन दोनों में आप किसको प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं? इन बच्चों के पास क्या फिर ऑप्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप उनको अगर ये किसी वजह से ना दे पाए, उस समय पे अगर कोई बच्चे बीमार हैं वो पेपर ना दे पाए, तो आप उनको दोबारा देने का चांस दें। और अगर एग्जाम इस टाइम पे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? पहली चीज तो इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं कोरोना में। कोरोना देखिए एक इवॉल्विंग बीमारी है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ उसमें नया पता चलता है, हर 2 हफ्ते में कोई नई चीज स्टैंडर्ड कर दी जाती है कि ये करिए ये ना करिए। और अभी हम लोग 3rd पोजीशन पे आ चुके हैं, 1 मिलियन केसेस हमने क्रॉस कर लिए हैं, तो 10 लाख हो चुके हैं। और इस तरह की सिचुएशन में एग्जाम कराना, इज इट इमोशनल इंटेलिजेंस और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? और सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि असिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं तो आप सिर्फ यूथ को ही खतरे में नहीं डाल रहे, जो कि आपका पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसपे भारत की सरकारें काफी अपना वो दिखाती हैं दुनिया में कि वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे पास यूथ है जिसको हम यूज करके आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी अपनी आगे बढ़ाएंगे। तो अगर उन यूथ को कुछ होता है प्लस उनसे वो अपने घर में उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इन्फेक्ट कर देंगे, तो ये तो बेसिक सी चीज है। सोशल डिस्टेंसिंग तो आप अपने घर के अंदर कर नहीं सकते हो। ऑलराइट, इमोशनल इंटेलिजेंस देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या फिर एक जनरल पॉलिटिशियन के लिए भी, कि आपको सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन तीनों चीजें होनी चाहिए, राइट? तो जो एम्पैथी वाली बात है, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए। आप इस तरह की गाइडलाइन लगाने से पहले खुद एक स्टूडेंट बन के देखिए। ऑलराइट, अभी स्टूडेंट्स को कितनी अनसर्टेनिटी है उनके फ्यूचर के बारे में कि पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जान बचेगी या नहीं बचेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो इतने मेंटल प्रेशर में जब अभी सभी लोग इस चीज से गुजर रहे हैं, पीपल आर गेटिंग डिप्रेस्ड, पीपल आर इवन कमिटिंग सुसाइड्स, तो उस तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पे दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि इनको यहाँ पे आपको बल्कि और सपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत लीजिए, आप लोग के जो भी एग्जाम्स मिस हो जाएंगे वो आपके जब भी हालात सुधरेंगे वो प्रॉपरली करा के और आपको बैक डेट पे डिग्री दी जाएगी। ये होना चाहिए था यहाँ पे द लाइन ऑफ एक्शन। पर अभी एक्शन क्या हो रहा है? अभी इन एक्शन हो रहा है, अभी सिर्फ टॉप डाउन अप्रोच चल रहा है कि आप ऐसा करा दो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर यूजीसी लेगा या केंद्र लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर उसके बाद कोरोना बच्चों में होता है या उनके घर वालों को होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी? तो क्या ये एथिकल गवर्नेंस है? ये हम लोग को सवाल पूछना है। इस तरह के ऑर्डर्स पास करना टॉप डाउन कि ऐसा कर दीजिए आप लोग, इज दिस एथिकल गवर्नेंस? इस आर्टिकल को सीधे सीधे आप एथिक्स से रिलेट करिए, जीएस 1, 2, 3 में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ ये 2 चीजें आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं। ऑलराइट, इसी पे मैंने आपको क्वेश्चन बनाया है, इस आंसर को लिखिएगा जरूर, उसी से आपको ये और समझ में आएगा कि आप इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी सोच के हिसाब से लिखिए। आंसर राइटिंग में, कैन होल्डिंग एग्जामिनेशंस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक बी एथिकली जस्टिफाइड? गिव प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा फंसा दिया है। एक महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, नैतिकता की दृष्टि से उचित हो सकता है क्या? ठीक है, पेशेवर और विपक्ष दें। तो इसमें आपको पहले ये बताना है कि अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ठीक है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देते हुए आपको ये आंसर दोनों तरफ से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये दोनों तरफ से लिख पाना, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। अगर आप लोग लिख पा रहे हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, तो आज ये एनालिसिस था, बहुत ज्यादा जितनी न्यूज नहीं थी इसमें, इतना ही रखेंगे आज के लिए, और फिर अब आपसे कल मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।